हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा ये रिविजनरी वीडियो है जो कि चैप्टर है बोर्ड मीटिंग्स के लिए। एंड इसका बेसिकली जो एग्जैक्ट नेम है वो है मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स रूल्स 2014। आई एम रिपीटिंग, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स रूल्स 2014। चैप्टर 12 है ये कंपनीज एक्ट 2013 का। सबसे पहले इसमें सेक्शन 173 है। इसमें है क्या, सेक्शन 173 में हमको ये दिया हुआ है कि जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है वो विद इन 30 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन हो जानी चाहिए। आपको रिमेंबर करनी है ये चीज़ कि अंडर सेक्शन 173 ये दिया हुआ है एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 173 की जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है वो हमारी विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो जानी चाहिए। और अगर मैं बात करूं IFSC या फिर प्राइवेट कंपनी तो फर्स्ट BM जो है वो है हमारी 60 डेज, विद इन 60 डेज, 30 डेज की जगह 60 डेज आ गया। उसके बाद है मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग्स पर कैलेंडर ईयर होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग्स पर कैलेंडर ईयर होनी चाहिए और जो मैक्सिमम गैप है ना वो 120 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी मोर देन 120 डेज। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग्स एवरी कैलेंडर ईयर होनी चाहिए और जो मैक्सिमम गैप है वो 120 डेज बिटवीन द 2 बोर्ड मीटिंग्स। मिनिमम जब मैंने 4 बोर्ड मीटिंग की बात करी तो यहाँ पर मैक्सिमम के आप तौर पे ले सकते हो। एग्जाम्पल डिस्कस करनी चाहिए हमें। क्या दिया है, कंपनी ने कंडक्ट किया बोर्ड मीटिंग 2 अप्रैल को। नेक्स्ट मीटिंग जो है वो विद इन 120 डेज है, जो कि आइडियली इन्होंने डेट दे दी है कैलकुलेट करके, मतलब बिफोर 31 जुलाई 2019। अब and by 31st December 2000 the company must conduct minimum of course कैलेंडर ईयर की बात करी है तो मतलब जैन से 1 जैन से 31 दिसंबर तक की हम बात कर रहे हैं। 4 बोर्ड मीटिंग्स होनी चाहिए थी। अच्छा, तो कंपनी मस्ट कंडक्ट मिनिमम 4 such meetings। ठीक है, इंक्लूडिंग द मीटिंग्स व्हिच हैव ऑलरेडी बीन कंडक्टेड। द बोर्ड मीटिंग्स में गो बियॉन्ड 4 आल्सो इन द कैलेंडर ईयर डिपेंडिंग ऑन द, हाँ मिनिमम 4 है, मिनिमम 4 है, ज्यादा तो हो ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें तो। अच्छा, इन्होंने एक्सेप्शंस दी हैं कुछ कंपनीज की जहां पर 4 बोर्ड मीटिंग वाली बात जो है नहीं चाहिए होगी हमको। 1 पर्सन कंपनी, OPC 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, स्टार्टअप कंपनी, यहां सब पर 6 मंथ्स की पे एक बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। मीन्स each half कैलेंडर ईयर एक बोर्ड मीटिंग, एक इन ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर, और जो मिनिमम गैप है वो 90 डेज का। अब तक हमने क्या किया, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग विद इन 30 डेज, मिनिमम अगर हम वैसे बात करें मिनिमम बोर्ड मीटिंग 4, उससे ज्यादा हो सकती हैं, मैक्सिमम गैप 120 डेज। जहां पर मैंने मिनिमम की बात करी वहां पर मैंने मैक्सिमम गैप की बात करी, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं कुछ सर्टेन कंपनी को, जैसे कि NPO है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, OPC है, स्मॉल कंपनी है, डोरमेंट कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है। यहाँ पर 1 बोर्ड मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ वहां मैंने कहा था मैक्सिमम गैप शुड बी 120 डेज, यहाँ पर है जो गैप है मिनिमम गैप इज दैट इट शुड नॉट बी लेस देन, ठीक है ना, 90 डेज। उसके बाद है पार्टिसिपेशन। अब तो वैसे भी कोरोना के बाद सब कुछ
फिर वीडियो ही हो गया है, ऑनलाइन हो गया है, तो ऑडियो वीडियो मतलब हर तरह से चलेगा और वीडियो वाले की भी अटेंडेंस मानी जाएगी। ओके 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 ओके। अब इसमें जो मेन आ जाता है नोटिस का आएगा। ये रहा नोटिस। नोटिस राइटिंग में होना चाहिए और हर एक डायरेक्टर को भेजना चाहिए 7 days बिफोर द बोर्ड मीटिंग। और मोड ऑफ सेंडिंग नोटिस बड़े ध्यान से सुनना। बाय हैंड डिलीवरी, बाय पोस्ट, बाय फैक्स, बाय मेल। 4 बताए हैं मैंने आपको। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में इसमें 2 हैं, फैक्स, ईमेल। फैक्स, ईमेल, फैक्स, ईमेल। बिकॉज बहुत टाइम पे क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे करके नोटिस भेज दिया, वैसे करके भेज दिया, वैलिड है नहीं है। तो आपको 4 मोड्स का ध्यान रखना है। हैंड डिलीवरी, ऑफ कोर्स हाथ में आप चीज पकड़ा के आए हो, बेस्ट है। पोस्ट भेज दिया आपने, ऑफ कोर्स वो भी बेस्ट है। फैक्स और मेल, ठीक है। कुरियर नहीं आएगा, पोस्ट ही आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। 7 दिन पहले नोटिस जाएगा, राइटिंग में जाएगा, हर एक डायरेक्टर को जाएगा कि बोर्ड मीटिंग हो रही है। और मोड क्या है बताएं इन्होंने, हैंड डिलीवरी, पोस्ट और फैक्स और ईमेल। और अगर हाँ, अब शॉर्टर नोटिस की अगर मैं बात करूँ कि भाई शॉर्टर नोटिस चाहिए कंपनी में, या मतलब एकदम से अब मतलब कि अर्जेंसी आ गई है, कुछ और मीटिंग बुलाने की हो गई है, तो मीटिंग शुड बी कॉल्ड, बुला लो, ठीक है, ट्रांसलेट कर सकते हो। अर्जेंट बिजनेस ऐसा तो नहीं है भी अब आपको पूरा अब फॉर्मेलिटीज पूरी करते रह जाओगे, जब इमरजेंसी भी तो कोई चीज होती है ना। तो इन्होंने उस पर कर दिया कि वहां ना आप क्या करो, एट लीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी प्रेजेंट एट द मीटिंग। भी आप कर लो तो वहां पर लेकिन एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो होना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, मानो मतलब होना चाहिए लेकिन नहीं है, क्या करें, नहीं प्रेजेंट भाई, नहीं है वहां पर, तो क्या करो। तो कोई बात नहीं, कहते एक बार डिसीजन ले लो, जो डिसीजन आप ले लोगे ना वो सर्कुलेट करोगे सारे डायरेक्टर्स को, जो रेटिफिकेशन होगी वहां पर एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेटिफाई कर दो, ये तो ठीक है ना। माना उस टाइम पे अवेलेबिलिटी नहीं थी, बाद में रेटिफाई करवा दो, अच्छा ठीक है। बाद में कहते हैं कि अब जहां पर भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही नहीं है, पहले तो ये कह रहे हैं कि आप ऐसे करो, शॉर्टर नोटिस में अर्जेंसी है, आप एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को के साथ मीटिंग कर लो और डिसीजन ले लो। फिर इन्होंने कहा कि चलो अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक भी नहीं है तो क्या करें, तो कहते हैं कोई बात नहीं, रेटिफिकेशन करवा लो। आप कहते हैं कंपनी ऐसी है बिकॉज हमने क्या किया था, हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में किया था कि जहाँ सारी लिस्टेड कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, फिर हमने किया था 3 कंडीशंस, ठीक है ना। जिसमें हमने किया था कि जो पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़, और फिर हमने किया था जो लोन्स हैं 50 करोड़ से एक्सीड होने चाहिए, और टर्नओवर है वो हमने कहा था 100 करोड़ से एक्सीड होनी चाहिए, 100 करोड़ और इक्वल टू और एक्सीड होनी चाहिए। तो हमने कहा था फिर वो वाली अनलिस्टेड कंपनीज भी होंगी ना, अगर वहां पर भी मतलब जरूरत होगी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। अब कंपनी इन लिस्ट और इन क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज में फॉल ही नहीं कर रही है, तो कंपनी के पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ही नहीं, तो फिर क्या करें, सिंपल मेजोरिटी जैसे करते हैं, बस बात खत्म, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है अगर कोई नोटिस ना दे, मतलब इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, मे बी एक्सीडेंटली, जानबूझकर या या गलती से कोई ओमिशन हो जाए नोटिस में, तो बीएम जो है वो वॉइड हो जाएगी, रेजोल्यूशंस जो भी पास होंगे वो भी वॉइड हो जाएंगे, चाहे एक सिंगल डायरेक्टर ही क्यों ना रह जाए, और एक्सीडेंटली ही क्यों ना रह जाए, इमटेरियल है, इनवैलिडेट हो जाएंगी सारी प्रोसीडिंग्स मीटिंग की, ठीक है। और जो बोर्ड मीटिंग है शैल नॉट बी वॉइड इफ
जो बोर्ड मीटिंग है वो तब वाइड नहीं होगी अगर जो एब्सेंटी डायरेक्टर है ना, जो नहीं आया, मतलब जिसको नोटिस नहीं मिला, बट उसने कंप्लेंट ही नहीं करी, द एब्सेंटी डायरेक्टर डू नॉट कंप्लेन ऑफ वांट ऑफ नोटिस, उसने नहीं बोला कि मुझे नोटिस नहीं मिला, और जिसको नोटिस नहीं मिला वो चुपचाप जाकर, उसको पता चल गया कि हाँ बोर्ड मीटिंग है, वो गया और बोर्ड मीटिंग अटेंड कर ली। भाई जब तूने बोर्ड मीटिंग अटेंड ही कर ली तो तुम अब ये नहीं कह सकते ना कि बोर्ड मीटिंग की मुझे नोटिस नहीं तो इसको अवॉइड कर, तो तुमने अटेंड कर ली है ना, बस बात खत्म। ठीक है ना। उसके बाद है, हाँ, उसके बाद है वो दो केसेस जहां पर बोर्ड मीटिंग का जो नोटिस है उसकी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, कहां पर जरूरत नहीं है। क्या किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक रेजोल्यूशन पास की एट बोर्ड मीटिंग और फिक्स कर दिया डेट टाइम और प्लेस कि कब होगी। तो उन्होंने नोटिस की बजाय एक रेजोल्यूशन पास कर दी मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग में, और वहां पर फिक्स कर दिया। ऐसी सिचुएशन में नोटिस देने की जरूरत नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स passes resolution at the board meeting and fixes the date, time and place for all the future board meetings। और क्या किया उन्होंने, उसकी जो कॉपी थी रेजोल्यूशन की वो हर एक डायरेक्टर को सेंड कर दी। तो एक ही बात हो गई ना, आपने उसकी कॉपी भेज दी तो एक तरह का आपको सारा का भेज ही दिया आपने। या फिर दूसरा क्या है, एक तो हो गया कि आपने रेजोल्यूशन पास कर कॉपी दे दी, दूसरा जो आर्टिकल्स है ना उन्होंने ही फिक्स कर दिया डेट टाइम और प्लेस फ्यूचर बीएम का सबका बोर्ड मीटिंग्स का। ठीक है ना। अब कोई कहते कि भाई डायरेक्टर वेव नहीं कर सकता राइट की कि मुझे नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है ना कि कॉन्ट्रैक्चुअल। ठीक है। अब इसमें इन्होंने पेनल्टी का भी दे रखा है कि अगर अगर कोई डायरेक्टर, सॉरी नॉट डायरेक्टर, ऑफिसर ऑफ द कंपनी जिसकी की ड्यूटी बनती है नोटिस देने की, फेल्स, वो नहीं दे पाता है नोटिस इंटेंशनली और एक्सीडेंटली कैसे भी, तो उसको पेनल्टी है 25,000 रुपए की। ठीक है। क्वेश्चन करते हैं हम, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एग्जांपल है सॉरी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ इन्फोटेक कंसल्टेंट्स लिमिटेड रजिस्टर्ड इन कोलकाता प्रपोजेस टू होल्ड द नेक्स्ट पीएम इन द मंथ ऑफ, ठीक है, यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, रजिस्टर्ड थे जो कोलकाता में, उन्होंने प्रपोज कर दिया कि हम होल्ड करेंगे नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग को मंथ ऑफ मे में। अच्छा, इट वाज डिसाइडेड टू होल्ड द बोर्ड मीटिंग इन द चेन्नई थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, और ये भी डिसाइड हो गया कि जो बोर्ड मीटिंग होगी वो चेन्नई में होगी थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी डिसाइडेड कोलकाता, लेकिन सारे डायरेक्टर्स कहाँ हैं, कोलकाता में। As provision in the Companies Act 2020 does not require that the board meetings must be held at a particular notice, particular place। अच्छा, जो प्रोविजन है कंपनीज एक्ट में, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो बोर्ड मीटिंग है वो एक ऐसी पर्टिकुलर प्लेस पे ही होगी। तो अकॉर्डिंगली देयर इज नो डिफिकल्टी इन होल्डिंग द करंट बोर्ड मीटिंग एट चेन्नई थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो जब कुछ है ही नहीं तो आप चाहे कोलकाता में का हो आपका सारे डायरेक्टर्स का, उन्होंने रख लिया चेन्नई का, कोई बात नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ठीक है। चाहे सारे आप कोलकाता में रह रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, और रजिस्टर्ड ऑफिस भी चाहे कोलकाता में है, क्योंकि ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा है कि अगर रजिस्टर्ड ऑफिस से अलग प्लेस पे नहीं आप रख सकते, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। However, it is to be seen that the legal requirements as prescribed, हाँ ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट्स आपको फॉलो करनी पड़ेगी ना। नेक्स्ट एग्जांपल है XYZ लिमिटेड, जो है फॉरेन कोलैबोरेटर है ABC लिमिटेड में इनकॉर्पोरेटेड हुई है, जो कि इंडिया में अंडर कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा, जो फॉरेन कोलैबोरेटर है उसके पास 49% ऑफ द शेयर होल्डिंग है। ओके ओके। उसके बाद है जो बोर्ड मीटिंग है of ABC Limited usually held in India, and sometimes meetings of the board are called at a very short notice। short notice का पूछ लिया इन्होंने हमसे। अच्छा, और of which there is a provision in the articles of association that during such
सिचुएशंस नोटिस ऑफ द मीटिंग कैन बी सेंट बाय ईमेल। अच्छा, वहां पर ना इन्होंने क्या किया, प्रोविजन डाल दी एओए में कि आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे कि मेल भेज दोगे। अच्छा, अब सच अ प्रोविजन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज वैलिड, ठीक है। इन द टर्म्स ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 173 subsection 3 of the Companies Act 2013, a meeting of the board may be called a short notice to transact urgent business to the at least one independent director। ठीक है, हमने कहा था one independent director होना चाहिए। और ये 7 days वाली रिक्वायरमेंट दे रखी है इन्होंने। और हैंड डिलीवरी और पोस्ट कुरियर मीन्स। तो कहते हैं हाँ ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक मीन से भेज सकते हो, परमिसिबल है और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई इलीगलिटी नहीं है इसमें। ये कहते हैं बिल्कुल वैलिड है, परमिटेड है। बस कहते हैं क्वारम अभी आएगा, ये रहा क्वारम। क्वारम का ध्यान रख लेना और एक एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। क्वारम कितने जाने होने चाहिए मीटिंग में, ध्यान से सुनो। 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। जितने भी तुम्हारे पास डायरेक्टर्स हैं उसका 1/3 या फिर 2 डायरेक्टर्स, whichever is higher। मतलब कम से कम तो 2 हो ही गए, ठीक है ना, या फिर 1/3। अच्छा, हायर वाला लेना, ध्यान रखना। और अगर डेसिमल्स में आएगा तो राउंड ऑफ कर देंगे। यहाँ पर जो टोटल स्ट्रेंथ है, ये जो हम कह रहे हैं टोटल स्ट्रेंथ, इसमें क्या कुछ इंक्लूड हो जाएगा? रोटेशनल डायरेक्टर आ जाएंगे, एडिशनल डायरेक्टर बिल्कुल इंक्लूड होंगे, ऑल्टरनेट वो भी इंक्लूड हो जाएंगे, नॉन रोटेशनल इंक्लूड हो जाएंगे, डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी इंक्लूड होंगे, डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय सीजी बिल्कुल, होल टाइम डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, नॉमिनी डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स, हर टाइप के डायरेक्टर्स इसमें इंक्लूडेड होंगे। बट डज नॉट इंक्लूड, उनको नहीं इंक्लूड करेगा वो डायरेक्टर हुज ऑफिसेज आर लायबल टू वैकेंट, जिनका ऑफिस जो अभी वैकेंट होने वाला है, ठीक है। और इन्होंने सेक्शन 8 कंपनी के लिए क्वारम बताया है 25% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ या फिर 8 मेंबर्स, व्हिचएवर इज लेस। यहाँ पर व्हिचएवर इज लेस है, ठीक है ना। वहां पर हमने 1/3 और 2 व्हिचएवर इज हायर किया था। सेक्शन 8 कंपनी में हमने किया है 8 या फिर 25% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ व्हिचएवर इज लेस, ठीक है। उसके बाद ये मैंने बता दिया था आपको कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस से होते हैं उनको भी काउंट किया जाएगा क्वारम में। आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये नहीं है। अच्छा, अब पता क्या है क्वारम कैसे चेक करोगे? तुमको क्वेश्चन आ सकता है क्वारम चेक करने के लिए। बेसिकली है क्या, इसमें ना इंडस्ट्री डायरेक्टर्स का है कि भाई आपकी क्वारम में इंडस्ट्री डायरेक्टर बैठा है और हमने कहा है कि इंडस्ट्री डायरेक्टर्स को तो बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं करनी होती है, इंडस्ट्री डायरेक्टर तो वोट नहीं कर सकता, वो तो शैल नॉट बी प्रेजेंट एट द मीटिंग। अब जब तुम कह रहे हो कि इंडस्ट्री डायरेक्टर को तो लेना नहीं है, तो क्वारम को कैसे डिसाइड करेंगे हम, है ना। तो क्या करो, सबसे पहले ये देख लो कि इंडस्ट्री डायरेक्टर है कि नहीं। अगर है तो वो कितने हैं, अगर इंडस्ट्री डायरेक्टर नहीं है तो टंटा ही खत्म। अगर इंडस्ट्री डायरेक्टर ही नहीं है तो हम सीधा क्या करेंगे, 1/3 या 2 व्हिचएवर इज हायर। अब अगर इंडस्ट्री डायरेक्टर्स हैं तो कितने हैं? अब हमको यहाँ लिमिट देखनी है। अगर इंडस्ट्री डायरेक्टर्स जो है आर ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, जहां पर इंडस्ट्री डायरेक्टर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 है टोटल स्ट्रेंथ के, तो वहां पर अगर नहीं है, कम है 2/3 से, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर वो नहीं वाली कैटेगरी में ही चला जाएगा, 1/3 और 2 व्हिचएवर इज हायर। लेकिन अगर है
मतलब एक ही चीज है, एक ही कंडीशन अगर पार होनी है कि अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द डायरेक्टर्स, देन क्या होगा, देन जो क्वारम जो है आपकी 2 अनइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स जो हैं प्रेजेंट एट द मीटिंग, मतलब फिर आपके पास, मतलब सपोज आपके पास जितने डायरेक्टर्स हैं उसमें आपने देखा कि जो 2/3 है वो, अगर हम टोटल स्ट्रेंथ का करें तो जो 2/3 थे वो सारे के सारे इंटरेस्टेड है, तो कम से कम 2 अनइंटरेस्टेड, 2 ऐसे डायरेक्टर्स होने चाहिए जिनका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, तो क्वारम आपका है। वैसे भी ये कह रहे हैं ना कि 2 या फिर ज्यादा, 1/3 इज हायर, कि अगर मिनिमम तो 2 है तो कहते हैं 2 अगर अनइंटरेस्टेड है तो भी चलेगा, हम काम चला देंगे। अच्छा, उसके बाद है अ डायरेक्टर पार्टिसिपेटिंग इन मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, को मैंने बता दी कि क्वारम के लिए आपका वो कंसीडर होगा, इंटरेस्टेड डायरेक्टर का भी बता दिया। उसके बाद है, हाँ, उसके बाद ये है इसमें एक दिया हुआ पॉइंट कि अगर जो डायरेक्टर है जिसको पार्टिसिपेट करना है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, वो क्या करेगा, चेयरमैन या सीएस कंपनी के इंटीमेट कर देगा अपनी इंटेंशन। सपोज क्या होता है कई बार कि पता होता है कि भाई मेरा कुछ ऐसा ही मजबूरी है या मैं ऐसे फॉरेन में हूँ या जो भी है और मुझको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही अटेंड करनी पड़ेगी, तो वो इंटीमेट कर देगा बिगनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर में, और जो एक कैलेंडर ईयर तक वैलिड रहेगा आपका। ठीक है, उसके बाद जब भी मीटिंग शुरू होगी तो एक रोल कॉल लिया जाएगा, जैसे कि क्लास में अटेंडेंस ली जाती है, तो कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग में एक रोल कॉल होगा जो कि चेयर पर्सन लेगा, और जो डायरेक्टर होंगे पार्टिसिपेट वो भी अपना शेयर करेंगे नाम और लोकेशन भी कि वो कहाँ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद है कि जो भी मीटिंग हुई उसके जो मिनट्स है वो ड्राफ्ट कर लिए जाएंगे और वो प्रिपेयर कर लिए जाएंगी और सर्कुलेट कर दिए जाएंगे अमंग डायरेक्टर्स 15 दिन के अंदर अंदर, और राइटिंग में होंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी जा सकते हैं। और एडजर्नमेंट का इसमें क्या दिया होगा, कहते मीटिंग बुलाई गई बट क्वारम नहीं थी। ठीक है, और क्वारम नहीं फुलफिल हो रही थी तो मीटिंग नहीं हो पाई तो एडजर्न कर दी गई। मीटिंग कुड नॉट बी हेल्ड फॉर द वांट ऑफ क्वारम, मीटिंग शैल ऑटोमेटिकली स्टैंड एडजर्न्ड, वही सेम प्लेस सेम टाइम सेम प्लेस नेक्स्ट वीक, और अगर वो दिन नेशनल हॉलीडे हो टिल द नेक्स्ट सक्सीडिंग डे विच इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे। ठीक है, उसके बाद है एग्जांपल करेंगे, एक मीटिंग थी शेड्यूल हुई वो 26 दिसंबर को 2018 को, ये मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ आपको, जो कि कंडक्ट नहीं हो सकी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड। अच्छा, तो एडजर्न जो मीटिंग थी ना वो नेक्स्ट वीक को थी 3 जैन को 2019। ठीक है जी, जो अब रेजोल्यूशन जो पास हुई एडजर्न मीटिंग, तो वो ये नहीं मानेंगे 26 को, वो हम 3 जैन को ही मानेंगे। मतलब कि जो रेजोल्यूशन पास होते हैं रिज्यूम्ड मीटिंग में डीम्ड टू बी पास ऑन द रिज्यूम्ड मीटिंग नॉट ऑन द ओरिजिनल डेट ऑफ द मीटिंग। अच्छा, अब इन्होंने क्या एग्जांपल दिया है, कहते यहाँ पर कि 9 डायरेक्टर है, ठीक है, कंपनी में 2 डायरेक्टर जो है फॉलन वेकेंट, आउट ऑफ विच 2 ऑफिसर्स ऑफ द डायरेक्टर है फॉलन, मतलब ये देखो हमने बोला था ना उनको काउंट नहीं करना। अच्छा, तो सेक्शन 174 सेक्शन 1 में कहते हैं कि क्वारम 1/3 होनी चाहिए, हाँ जी, टोटल स्ट्रेंथ की, और जो फ्रैक्शन है उसको हम 1 कर लेंगे, और जो 2 डायरेक्टर व्हिचएवर इज हायर, ठीक है, जो टोटल स्ट्रेंथ है इज टू बी डिराइव्ड आफ्टर डिडक्टिंग द नंबर ऑफ, बिल्कुल, देयरफॉर यहाँ पर भी वेयर द टोटल नंबर ऑफ, हाँ इनको हम माइनस कर देंगे, ठीक है, द टोटल स्ट्रेंथ कम टू 7, बिल्कुल,
मैंने बोला था आपको कि इनको माइनस करना पड़ेगा, आपको बाकी सारे डायरेक्टर्स को 9 में से 2 गए 7। अब यहाँ पर 7 का 1/3 करेंगे हम, which is to be rounded as 3 or 2 whichever is higher, तो 3 डायरेक्टर क्वारम बनती है, ठीक है। उसके बाद है नाउ इफ सपोज कि 15 डायरेक्टर हैं और 13 इंटरेस्टेड है, लो जी 2/3 से ज्यादा हो गए, ठीक है, एक्सीड कर गए ये, तो नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर तो देख लेंगे हम, नॉन इंटरेस्टिंग अगर 2 है तो कॉन्स्टिट्यूट बन जाएगा, कॉन्स्टिट्यूट कर देगा क्वारम। उसके बाद है ये एग्जांपल 5th मीटिंग थी, हॉलीडे को हेल्ड हुई थी, गणेश चतुर्थी पर, क्वारम नहीं हो पाई, प्रोसीडिंग्स थे कुड नॉट बी हेल्ड एंड देयरफॉर चेयरमैन जो था डिसाइड किया कि एडजर्न करेंगे। जो डेट फिक्स्ड हुई थी संडे था, तो इस केस पे जो बोर्ड मीटिंग थी एडजर्न थी, लैक ऑफ क्वारम, तो कैन बी होल्ड the adjournment can be held same date the same time in the next week which is not a national holiday till the next, हाँ ठीक है। हमने कहा जो नेशनल हॉलीडे ना हो तो उस पर कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब बेसिकली यहाँ आपको ये संडे का पॉइंट समझाने वाला था कि संडे को भी मीटिंग हो सकती है क्योंकि संडे कोई नेशनल हॉलीडेज नहीं है। हाँ यहाँ पर इन्होंने हमको कहा है कि वो नेशनल हॉलीडे हो, जैसे 15 अगस्त है, 2 अक्टूबर है, 26 जनवरी है, ठीक है ना, तो मीटिंग संडे को हो सकती है। एक पॉइंट और ध्यान में रखने वाला है कि अगर जो आपके आर्टिकल्स हैं कंपनी के वो आपके प्रोवाइड करते कोई हायर क्वारम तो चलेगा, क्योंकि ये इन्होंने मिनिमम का बताया, ठीक है ना। हायर क्वारम आप डिसाइड कर सकते हो। आपको कंपनीज एक्ट में कुछ प्रोविजन देती क्यों है कि आप कम से कम इतना तो है ही ना, आप ज्यादा ठीक है चलेगा, और एक और चीज जो क्वारम है इज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग, ऐसे नहीं क्वारम हुई मीटिंग शुरू और फिर छूमंतर हुई, थ्रू आउट द मीटिंग क्वारम प्रेजेंट रहनी चाहिए और प्रॉक्सीज अलाउड नहीं होती। अच्छा, अब कहते कोई ऐसा केस है जहां पर जो डायरेक्टर्स है ना सारे के सारे वो इंटरेस्टेड है बिजनेस में। अब नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर तो कोई है ही नहीं, हम तो कह रहे थे 2 भी हैं तो वो भी ले लेंगे, अब कहते नहीं है, कोई बात नहीं बढ़ा देते हैं। कंपनी क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी स्ट्रेंथ को और एडिशनल डायरेक्टर्स को ले लेगी जो नॉन इंटरेस्टेड हो। अब तो ठीक है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद है अच्छा, अब कुछ ऐसा है कि पॉसिबल ही नहीं है भाई कि स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्टर्स को आप इंक्रीज कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द डायरेक्टर्स। तो जो प्रपोज कॉन्ट्रैक्ट होगा ना बच्चा, उसको हम प्लेस कर देंगे बिफोर जीएम, ठीक है ना, बीएम से ऊपर जीएम मेंबर्स की चलती है ना, फिर उस कॉन्ट्रैक्ट प्रपोज कॉन्ट्रैक्ट को आप जर्नल मीटिंग में ले जाओ और डेटा इंटरेस्टेड डायरेक्टर को हम क्वारम में नहीं लेते, टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 देखने को बोला था तब, क्वारम में तो नहीं लेते ना हम इंटरेस्टेड को, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ना आप डिस्क्लोजर दे दो और आप आ सकते हो क्वारम में, कोई दिक्कत वाली बात। अब है हमारा सेक्शन 175 रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। जो रेजोल्यूशन है वो सर्कुलेट होगा ड्राफ्ट में नेसेसरी पेपर्स के साथ रजिस्टर्ड ऑफिस में विद कंपनी, और रेजोल्यूशन किसको सर्कुलेट करेंगे हम, सारे डायरेक्टर्स को और मेंबर्स ऑफ द कमेटी को, जो भी उनके एड्रेसेस हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेसेस है, रजिस्टर्ड एड्रेस है कंपनी के साथ। यहाँ पर जो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन है, आप वही वहां हमने 4 किए थे नोटिस में, हैंड डिलीवरी, पोस्ट, मेल, फैक्स। हैंड डिलीवरी
पोस्ट ईमेल और फैक्स तो है ही है, वहां कुरियर नहीं था, यहाँ कुरियर है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद है रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन अप्रूव द मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स हु आर इंटाइटल्ड टू वोट। कि जो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन है, अप्रूव कौन करते हैं? बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, ऑफ कोर्स उनसे ही अप्रूव होंगे ना जो कि वोट के लिए भी इंटाइटल थे। इसलिए यहाँ पर इंटरेस्टेड डायरेक्टर इंक्लूडेड है। अब ऐसे थोड़ी ना है कि भाई आप कह रहे हो इंटरेस्टेड डायरेक्टर को ना हम वहां तो बुलाते ही नहीं, क्वारा में तो हम लेते ही नहीं, लेकिन जब आप रेजोल्यूशन वाइज सर्कुलेशन कर रहे हो तब इंटरेस्टेड डायरेक्टर को ले लो, तो मतलब बेवकूफ बनाने वाली बात होगी। तो वहां पर भी सिर्फ उनकी मेजोरिटी देखी जाएगी दैट आर इंटाइटल्ड टू वोट। अच्छा, कब रेजोल्यूशन अंडर सर्कुलेशन जो है डिसाइडेड होगा? मतलब कब रेजोल्यूशन अंडर सर्कुलेशन कर सके? अगर मिनिमम 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं, अगर इफ मिनिमम 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्स, अगर 1/3 ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है ठीक है कि रेजोल्यूशन का सर्कुलेशन हो जाएगा तो भी करेंगे, ठीक है। ये सारा हो गया हमारा। उसके बाद है इन्होंने दी एग्जाम्पल। सर्टेन मैटर है जो कि इन्होंने कहा है कि बोर्ड मीटिंग की जरूरत नहीं है, और जो पीक्यूआर लिमिटेड थी उसको उसने सोचा कि रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन कर लेता हूँ, तो ड्राफ्ट कर लिया, सर्कुलेट कर दिया 6 डायरेक्टर्स को बाय मेल। अच्छा जी, तो 3 डायरेक्टर्स डिड नॉट गिव देयर कंसेंट। अच्छा, 3 ने तो कंसेंट ही नहीं दी, एंड डिजायर्ड दैट द रेजोल्यूशन वाज रिक्वायर्ड टू बी डिसाइडेड एट अ मीटिंग। अच्छा ठीक है, 3 डायरेक्टर्स में ने इन्होंने अपनी कंसेंट नहीं दी, मतलब 6 में से 3 50%, 50% ने कंसेंट नहीं दी, मतलब 50% ने दी। अच्छा, हमारे पास प्रोविजंस में क्या है कि मिनिमम 1/3 टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर होना चाहिए, तो यहाँ तो हाफ है, ठीक है ना। हाफ रिक्वायर्स दैट द रेजोल्यूशन वाज बी डिसाइडेड द बोर्ड मीटिंग। ठीक है, जो कि ज्यादा है 1/3 से, और इसलिए चेयरमैन को कॉल लेनी पड़ेगी और रेजोल्यूशन को मीटिंग पे जो डिसाइड करना पड़ेगा। ऑडिट कमेटी का ये मैं बाद में बताती हूँ। ऑडिट कमेटी का मुझे पावर सपोर्ट करना। ये आ गया पावर सपोर्ट। सेक्शन 179।
बोर्ड की पावर्स के बारे में। सबसे पहले हाँ, आप ना दो चीजों का ध्यान रखना। अगर सब्सिक्वेंटली नोटिस दैट कि जो अपॉइंटमेंट थी वो इनवैलिड है, तो जो एक्ट्स होंगे वो वैलिड होंगे। मतलब क्या है इस चीज का? सपोज कोई डायरेक्टर है, ठीक है, और बाद में वो डिस्क्वालीफाई हो गया या बाद में कुछ डिफेक्ट आ गया उसके क्वालिफिकेशन में, और मतलब कुछ गड़बड़ी से था, उसके पहले जो काम किए थे ना वो वैलिड होंगे जो पहले किए थे, लेकिन जैसे ही पता चल जाएगा तो उसके बाद वाले इनवैलिड होंगे, ठीक है ना। और इस चीज में आता है कि अगर कोई डायरेक्टर है उसकी टर्म पूरी हो गई, उसके बाद वाले जो एक्ट्स हैं वो आप वैलिड नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं पता था कि एक्सपायरी है उसकी टेन्योर की, आप ये वाला पॉइंट वैलिड नहीं है, ठीक है। और इसकी सेक्शन 110 में जो पावर है पहली, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज वो सारी पावर्स, वो सब चीजें वो जो कर सकते हैं जो कि शेयर होल्डर्स कर सकते हैं जीएम में। ये पीएम में शेयर होल्डर्स जीएम में सब कुछ सेम कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन इन्होंने दी है, अगर कभी कोई पावर जो है स्पेसिफिकली रिजर्व कर ले शेयर होल्डर्स, तो ऑफकोर्स अगर उन्होंने रिजर्व कर लिया तो बीओडी कुछ नहीं कर सकता। या जो पावर है वो एक्सरसाइज कर रही है जो बीओडी must not be inconsistent with the memorandum of articles, institution of articles। और इसमें इन्होंने कहा है कि जो पावर्स हैं एक्सरसाइज कर रही है बोर्ड वो इनकंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए एमओए एओए और प्रोविजंस ऑफ द एक्ट से। और है जो शेयर होल्डर्स हैं कहाँ पर इंटरफेयर कर सकते हैं। ऑफकोर्स अगर यहाँ पर आप सोच कर देखो सिचुएशन है डेडलॉक हो गया है बीओडी में, या फिर जो डायरेक्टर्स हैं बिलो स्टैट्यूटरी लिमिट आ गए हैं, तो भाई उनको अब इसमें आना ही पड़ेगा, दखलंदाजी करनी पड़ेगी। या बीओडी इज इनकम्पिटेंट टू एक्ट, या फिर आर themselves acting against the interest of the company। अगर बीओडी अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी काम करेगी, इनकम्पिटेंट है, स्टैट्यूटरी लिमिट से कम हो गई है, तो उनको आना ही पड़ेगा, ठीक है। सेकंड है कि जो रेगुलेशन मेड बाय द कंपनी इन द जर्नल मीटिंग shall not invalidate prior act of the board। मतलब which would have been valid if the regulation has not been made, कि आपने कोई रेगुलेशन बना दी जनरल मीटिंग में, ठीक है। ऐसे नहीं कि वो रेगुलेशन बनाकर आप बोलो कि जो पहले वाले थे वो सारे इनवैलिडेट हो गए एक्ट बोर्ड के। नहीं, पहले तो नहीं थी ना वो, बाद में बनी है ना, तो बाद में बनी है तो बाद में देखेंगे, पहले वाला उसके ऊपर कोई असर नहीं आएगा, ठीक है। जो बोर्ड ऑफ कंपनी है डायरेक्टर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी के, वो भी हाफ द कंपनी के काम करते हैं, रेजोल्यूशंस पास करते हैं, तो वो कॉल्स के लिए कॉल कर सकते हैं, कॉल्स के मंगवा सकते हैं जो मनी अनपेड है उनके शेयर्स पे, और वो अथराइज कर सकते हैं बाय बैक ऑफ द सिक्योरिटीज। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो बाय बैक का पॉइंट है, मोर देन 25% ऑफ द बाय बैक इज प्रोहिबिटेड। और अगर जो बायबैक है एक्सीड कर जाए 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व्स, then the you have to pass the special resolution। I am repeating कि buyback में 25% of the buyback is more than 25% of the buyback is prohibited, and if the buyback exceeds 10% of the paid up share capital reserves, then pass special resolution। उसके बाद है to issue the securities, debentures, etc। Of course बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स जो हैं तो इशू करेंगे सिक्योरिटीज डिबेंचर्स, ये भी इनका काम है सारा, अप्रूव करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, बोर्ड की रिपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना बिजनेस को, ठीक है। और अप्रूव करना अमेलगमेशन, मर्जर, रिकंस्ट्रक्शन, कोई टेक ओवर कंपनी का एक्वायर करना, सब्सटेंशियल स्टेक इन अनदर कंपनी, बोरो करना मनी, exception or this clause is not applicable when a banking company borrows from other banking company। इसमें है कि भी बैंकिंग कंपनी दूसरे से बैंकिंग कंपनी से बोरो करती है तो उसको छोड़ दो, अदरवाइज बोरो करने के लिए भी इनको रेजोल्यूशन ये पास इनकी पावर्स है, इन्वेस्ट करना, लोन्स ग्रांट करना, गारंटी देना, सिक्योरिटी देना, ठीक है।
और इसमें 3 पावर्स हैं जो कि ये डेलीगेट कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, वो 3 पावर्स कौन सी हैं? वो 3 चीजें कौन सी हैं जिसमें वो पावर डेलीगेट कर सकते हैं? डेलीगेट किसको कर सकते हैं? कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स को, मैनेजिंग डायरेक्टर को, मैनेजर को, प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द ब्रांच ऑफिस। आई एम रिपीटिंग, powers can be delegated to committee of directors, managing director, manager, principal officer of the branch office। कौन सी? तीनों वो पैसे से संबंधित हैं। मनी बोरो करना, ठीक है, इन्वेस्ट करना, या ग्रांट लोन करना, गारंटी देना, सिक्योरिटी देना। ठीक है, मनी बोरो करना, इन्वेस्ट करना, लोन ग्रांट करना, गारंटी देना, सिक्योरिटी देना। ठीक है, और सेक्शन 8 कंपनीज में कहते हैं जो ये मैटर्स हैं ये आप रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में भी डिसाइड कर सकते हो मीटिंग की जगह। ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पर इन्होंने वो मैटर्स बताए जो कि डेलीगेट कर सकते हैं जिसमें पावर, वैसे ही इन्होंने वो मैटर्स बताए हैं जिनके लिए रेजोल्यूशन पास करना मैंडेटरी है। मैंडेटरी, ठीक है, जिनके लिए रेजोल्यूशन पास करना मैंडेटरी है। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, आप कोई पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, देन यू विल हैव टू पास द रेजोल्यूशन एट द बोर्ड मीटिंग। आप अपॉइंट कर रहे हो या रिमूव कर रहे हो केएमपी को, की मैनेजरियल पर्सोनल में से आप बंदे को कुछ अपॉइंट कर रहे हो, रिमूव कर, ऑफ कोर्स यू हैव टू पास द रेजोल्यूशन। इंटरनल ऑडिटर, सेक्रेटेरियल ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हो, इंटरनल ऑडिटर और सेक्रेटेरियल ऑडिटर को। अब मैं अगर आपको इसका थोड़ा सा क्रक्स में बताऊं, अभी तक मैंने पावर्स ऑफ बोर्ड में आपको क्या बताया। बोर्ड वो हर एक काम कर सकती है जो कि शेयर होल्डर कर सकते हैं जीएम। यहाँ पर इन्होंने कह दिया अगर जीएम ने अपने पास कोई पावर रख ली हो, रिजर्व कर ली हो, या फिर जो मतलब कि पावर्स हैं जो बोर्ड कर रहा है वो सही नहीं है, तो मतलब ठीक है ना, तो नहीं मानेंगे हम। एक्सेप्शंस कर दी इन्होंने कि इनकंसिस्टेंट है वो प्रोविजन से। तो फिर इन्होंने कह दिया कि दखल अंदाजी का दे दिया पॉइंट कि कहाँ अगर डेडलॉक है या फिर स्टैट्यूटरी लिमिट से कम है, डायरेक्टर्स इनकम्पिटेंट टू एक्ट है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी काम कर रहे हैं। तो बेसिकली पावर क्या है कि वो सब कुछ कर सकते हैं जो शेयर होल्डर्स कर सकते हैं। सेकंड पावर क्या है? रेगुलेशन कोई मेड हुई तो पहले जो हुई वो इनवैलिडेट नहीं करेगी प्रायर एक्ट ऑफ द बोर्ड। कोई रेगुलेशन बाद में हुई तो वो पहले के एक्ट को इनवैलिडेट नहीं करेगी। अच्छा, थर्ड पावर क्या की हमने कि वो कंपनी के भी यहाँ पर रेजोल्यूशंस पास कर सकता है, कॉल्स मंगवा सकता है, बायबैक कर सकता है। ऑथराइज बायबैक के बाद हमने कहा कि वो सिक्योरिटीज डिबेंचर्स इशू कर सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव कर सकता है, बिजनेस में बढ़ा सकता है, डाइवर्सिफाई करेगा, अप्रूव करेगा, अमेलगमेशन, मर्जर, रिकंस्ट्रक्शन, टेक ओवर द कंपनी। वहां पर इन्होंने 3 में इन्होंने कह दिया कि डेलीगेट भी कर सकता है पावर्स, बोरो मनी, इन्वेस्ट की, और ग्रांट मनी, गारंटी वाली और सिक्योरिटी वाली। फिर उन्होंने कह दिया कि ये पावर्स जो है ग्रांट कर सकता है, डेलीगेट कर सकता है। कहाँ पर बोर्ड रेजोल्यूशन मैंडेटरी है, मैंडेटरी। तो उन्होंने केएमपी का बता दिया कि आप अपॉइंट कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, या आप इंटरनल ऑडिटर या सेक्रेटेरियल ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हो, या पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास restrictions on the powers of the board। सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए है। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक है, इससे पता क्या है? powers exercisable by the board only by passing special resolution to sell, lease or dispose of the whole or substantially the whole means 20% or more of the undertaking of the company। ठीक है, अब पता है क्या है? पब्लिक कंपनी ने ना रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि कुछ काम अगर आप करने जा रहे हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। ठीक है, अब सेल कर रहे हो,
लीज कर रहे हो या डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, किसका, पूरी की पूरी या फिर सब्सटेंशियली द होल, मतलब मेजर में हो गया उस अंडरटेकिंग का जहां से कंपनी को 20% की इनकम हो रही है, उस कंपनी को आप सेल कर रहे हो, लीज कर रहे हो, डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, है ना। 20% कैसे करेंगे हम, प्रीसीडिंग की फाइनेंशियल ईयर की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो वहां पर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी अगर आप कुछ ऐसा कांड कर रहे हो, मतलब पता तो चले ना बात क्या है, क्यों कर रहे हो। या फिर जो आपने कंपनसेशन रिसीव किया है किसी मर्जर से, अमलगमेशन से, ठीक है ना, तो वो आप इन्वेस्ट कर रहे हो अदरवाइज इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज, मतलब अदरवाइज इन की मतलब आप ट्रस्ट सिक्योरिटीज मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अलावा कहीं और पर इन्वेस्ट कर रहे हो। अच्छा, बोरो मनी पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी इन्होंने, कहाँ पर, अगर कहते जो मनी ऑलरेडी बोरोड है, मनी टू बी बोरोड टुगेदर विद द मनी ऑलरेडी बोरोड, जो ऑलरेडी बोरोड है जो आप करने जा रहे हो, अगर ये दोनों एक्सीड करेंगे एग्रीगेट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब क्या है, आप मनी टू बी बोरोड प्लस मनी ऑलरेडी बोरोड का सम अप कर दो और देखो कि इनका जो टोटल है क्या वो ज्यादा है किससे, पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम से, अगर ज्यादा है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में कोई टेम्परेरी लोन्स का कहते हैं तो वो यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं होंगे जो आपने ऑर्डिनरी अपने कोर्स ऑफ बिजनेस में जो लिया है ना। और जो टेम्परेरी लोन्स हैं जो रिपेबल हो जाते हैं 6 मंथ्स में, वो होते हैं शॉर्ट टर्म कैश क्रेडिट अरेंजमेंट्स, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। अच्छा, It also not includes to borrow money in ordinary course of business, that is banking अपनी, डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक। अब पता क्या है, किसी का काम ही ऐसा है जैसे बैंकिंग कंपनी तो कहते हैं वहां पर इसको इंक्लूड मत करो, ठीक है ना। एक रिस्ट्रिक्शन है, कोई डेट है ड्यू डायरेक्टर से और आप उसको टाइम दे रहे हो उसकी रीपेमेंट के लिए, तो ये भी नहीं चलेगा। लेकिन कहते हैं कि अगर आपने गुड फेथ पर दिया है और आपको नॉलेज नहीं है कि लिमिट बीइंग एक्सीडेड तो कोई बात नहीं। देखो मनी वाला पॉइंट बता दिया कि सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व्स और पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड नहीं करना चाहिए। कंपनसेशन आप ट्रस्ट सिक्योरिटीज की जगह कहीं और नहीं लगा सकते, बोरो मनी नहीं कर सकते, और अब जो अंडरटेकिंग का 20% ज़्यादा है उसको आप सेल लीज और डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। और जो डेट ड्यू है डायरेक्टर को उसको आप टाइम नहीं दे सकते, उसकी और ज़्यादा रिपेमेंट के लिए टाइम नहीं दे सकते। और कहते कि जो स्पेशल रेजोल्यूशन होती है पास, तो वो स्पेसिफाई करती है अमाउंट मनी की जो कि आप बोरो कर सकते हो बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। और हम्म, ये हमने कर लिया है सारा। ये क्वेश्चन करते हैं, ये देखो एग्जाम्पल दी हुई है, 15 करोड़ दिया इन्होंने रिजॉल्व, अच्छा ठीक है, रेजोल्यूशन पास कर ली, मतलब बोरो करना है इन्होंने 15 करोड़ बैंक से, और ठीक है। अच्छा, एक डायरेक्टर था, अपोज किया था उसने इस बोरिंग को, और
was not in the interest of the company has raised an issue that कि जो borrowing is outside the borrowing powers of the board। अच्छा, तो हमने तो भाई borrowing में ये किया था कि अगर paid up share capital plus reserve fund surplus हमने करे थे कि अगर और सिक्योरिटी प्रीमियम अगर borrowed अमाउंट से ज्यादा है तो अलाउड नहीं है, तो रिस्ट्रिक्शन है। तो टेम्पररी लोन्स तो हमने कहा था कि हम नहीं लेंगे उसमें। तो यहाँ पर अगर हम देखें 5, 10 यहाँ पर इन्होंने दे दिया कि भी हाँ इसकी जो सिक्योरिटी प्रीमियम का आपको अकाउंट्स का में ज़्यादा पता होगा। आई थिंक इसमें आई एम नॉट श्योर कि इसमें से कौन सी अमाउंट ये ले रहे हैं, बट एग्रीगेट इन्होंने 15 से ज़्यादा बनाया है, तो ऑफकोर्स सिक्योर्ड लोन्स तो लिए ही होंगे। अब इसका मुझे अनसिक्योर्ड का सॉरी आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं तो लिमिट एक्सीड होकर स्पेशल पास करनी पड़ेगी। उसके बाद है सेक्शन 181 जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बोनाफाइड और चैरिटेबल फंड्स को, लेकिन परमिशन लेंगे जीएम में वो। और जो कंट्रीब्यूशन है अगर एक्सीड्स है 5% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, तो वो परमिशन लेकर करेंगे। ठीक है, अगर 5% से ज्यादा है। एग्जांपल दिया इसमें भी इन्होंने। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, चैरिटेबल को हर साल 60,000 देते हैं, लॉस हो गए, और कंपनी को और जो डायरेक्टर्स हैं कंट्रीब्यूट द सेड अमाउंट, कहते हैं कि हमको तो फिर भी देना है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑथराइज्ड टू कंट्रीब्यूट है, ठीक है, हमें पता है कि दे आर ऑथराइज्ड टू कंट्रीब्यूट टू बोनाफाइड चैरिटेबल फंड्स, लेकिन जो एग्रीगेट अमाउंट है वो अगर 5% से ज़्यादा हो जाए नेट प्रॉफिट से, परमिशन लेनी पड़ती है। और जो सेक्शन है डज नॉट मेक मैनेजमेंट टू हैव प्रॉफिट, ऐसा तो नहीं इन्होंने कहा, कहीं पर नहीं कहा कि प्रॉफिट हो, लॉस की तो कोई बात ही नहीं करी, प्रॉफिट लॉस की। ठीक है ना, तो आपको तो 3 ईयर के प्रॉफिट का देखना है, एवरेज प्रॉफिट्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3। तो अगर इंक्रीज है 5% से तो चाहिए ना परमिशन बोर्ड में जनरल मीटिंग में। यहाँ दे दिया कि इससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर प्रायर तो क्या होगा कि अप्रूवल लेकर, अगर लिमिट्स क्रॉस होती हैं तो जनरल मीटिंग में लिमिट आप अप्रूवल लेकर कर सकते हैं। इसके बाद है सेक्शन 182 कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज का है। इसमें ध्यान से सुनना, कुछ कंपनीज को प्रोहिबिट कर दिया गया है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन जो नहीं दे सकती। कौन कौन है? गवर्नमेंट कंपनी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकती। ठीक है, वो कंपनी जो अभी एग्जिस्टेंस में आई है और लेस देन 3 फाइनेंशियल, अभी 3 साल नहीं हुए हैं उसे, लेस देन 3 इयर्स का टाइम हुआ है, ये 2 प्रोहिबिटेड है। तो कौन अलाउड है? ऑफ कोर्स नॉन गवर्नमेंट कंपनीज अलाउड है, जो वो कंपनीज जो कि एग्जिस्टेंस में हो 3 साल से ज्यादा। ठीक है, और लिमिट जो है कंट्रीब्यूशन की, उनका जो अमाउंट डायरेक्टर्स को ठीक लगते हो तो दे दो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और अप्रूवल चाहिए होगी इसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन की, आपको चाहिए होगा बोर्ड मीटिंग में। और जो कंट्रीब्यूशन है वो ऐसे नहीं कि आपने कैश दिया, आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, कोई बैंक सिस्टम थ्रू अकाउंट, कोई अकाउंट पे चेक, कोई अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट वगैरह करना चाहिए, उसको प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितनी अमाउंट कंट्रीब्यूट की है और जो नेम है पॉलिटिकल पार्टी का। और अगर आपने कंट्रीब्यूशन कर दिया इस सेक्शन का मतलब कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्क्लोज नहीं किया, आपने अकाउंट पे चेक नहीं दिया, आपने कैश दिया, आपने पेमेंट थ्रू बैंक अकाउंट नहीं की, कुछ आपने कोई बोर्ड रेजोल्यूशन पास नहीं की, या फिर कंपनी ने उसने दिया जो कि लेस देन एग्जिस्टेंस के 3 साल से जिनका कम था, तो आपने जितनी भी अमाउंट कंट्रीब्यूट किया उसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो और अपना फाइन दे देना। और जो भी कोई ऑफिसर है उसको 6 महीने तक की सजा भी हो सकती है, और वो भी 5 टाइम्स जो अमाउंट कंट्रीब्यूट की है उतना वो देगा। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डिफेंस फंड, जो हमारा देश का डिफेंस फंड के लिए आप उसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, या फिर कोई और अप्रूव्ड है जो कि नेशनल डिफेंस के लिए, तो अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन डिस्क्लोजर देना होगा उसमें भी आपको। उसके बाद है कमिटीज ऑफ द बोर्ड में जो कंपनीज हैं, जो हमने ये ऊपर किया था, हमने कहा था ना कि हम बाद में करेंगे ऑडिट कमेटी वाला, कंपनीज की किनकी ऑडिट कमेटी और एनआरसी होनी चाहिए। तो इसमें है कि जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है, बेसिकली आप इसमें ना ये याद रखो, देखो जो हमने ऑडिट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का किया था ना इससे पहले वाले चैप्टर में, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो तो हमने कहा था कि भाई 10 करोड़ से ज़्यादा अगर इसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, आउटस्टैंडिंग लोन हमने किया था कि 50 करोड़ से एक्सीड करने चाहिए, या अनलिस्टेड कंपनी के लिए किया था, वही हमने लिस्टेड कंपनीज का भी किया था, सारी की सारी लिस्टेड कंपनीज। तो इन इन सब में जो है ऑडिट कमेटी होनी चाहिए और एनआरसी होनी चाहिए, दैट इज नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी। ठीक है, इसमें ऑन द, और जो हम देखेंगे कब ये सब कुछ, लेटेस्ट लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑडिट कमेटी के बारे में बताया है इन्होंने। ठीक है, ऑडिट कमेटी में इन्होंने क्या बताया है कि मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, और जो मेजॉरिटी है ना इनमें वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की होनी चाहिए। और ये हमारी कैसे छूट गई, मैं इस टॉपिक को भी बीच में छोड़कर पहले मैं ये एग्जांपल्स डिस्कस करने लगी हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से इनकॉर्पोरेट हुए थे, प्रपोज किया डोनेट करना, इतना अच्छा 50,000 रुपये पॉलिटिकल पार्टी को फाइनेंशियल ईयर में, एवरेज नेट प्रॉफिट्स इतने थे। अच्छा ठीक है, तो हमको तो उन्होंने कहा था कोई भी अमाउंट करो, उन्होंने तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, तो वो चैरिटेबल के लिए लगाई थी इन्होंने, बोनाफाइड के लिए 5% ज्यादा तो आपको जीएम में परमिशन अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, और अगर 3 साल से कम है तो इसमें तो कोई है ही नहीं नेट प्रॉफिट्स का तो। अच्छा, यहाँ पर है कंपनी 4 साल मतलब दे सकती है प्रॉफिट से, इसके पास कितने, 5, 8 और 11। अच्छा, उसके बाद डोनेट कर दिया इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के साथ तो कुछ है ही नहीं इसका भाई, उतनी भी करो। अच्छा हम सॉरी ऑडिट कमेटी में थे जो हम डिस्कस कर रहे थे। ऑडिट कमेटी का है कि सॉरी एक और क्वेश्चन दिख गया, वाई लिमिटेड एंटर हो गया जेड लिमिटेड के साथ, पेड अप कैपिटल 50 लाख। अच्छा, एक के पास इक्विटी है 50,000 की, लेकिन इंटरेस्ट ने डिस्क्लोज किया बोर्ड मीटिंग में। अच्छा ठीक है, वाई लिमिटेड एंटर कर गया कॉन्ट्रैक्ट जेड लिमिटेड के साथ, पेड अप शेयर कैपिटल है 50 लाख, और जो वाई लिमिटेड है उसके पास इक्विटी है 50,000 की, मतलब 50,000 50 लाख में से है,
मतलब उसके पास 1% की इक्विटी है। कहते हैं इसने ना अपना डिस्क्लोज नहीं करा इंटरेस्ट बोर्ड मीटिंग में। हमने ना पेड अप शेयर कैपिटल का किया था कि अगर 2% या उससे ज्यादा हो, उससे कम तुमने कहा था चला था चलेगा, तो उसको डिस्क्लोज करने की कोई जरूरत ही नहीं है इंटरेस्ट। ठीक है, अब मैं देखूं मुझे कोई और क्वेश्चन ना नजर आ जाए। चलो, हम ऑडिट कमेटी के बारे में डिसाइड कर रहे थे। ऑडिट कमेटी में हमने कहा था कि मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए और जो मेजोरिटी है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। और इसमें एग्जम्पशन है सेक्शन 8 कंपनीज के लिए। और उसके बाद है जो मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स हैं वो इंक्लूड करेंगे उसमें हम उसका चेयरपर्सन भी। और उसके जो चेयरपर्सन और जो मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स हैं वो पर्सन ऐसे होने चाहिए हैविंग द एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इनका जो ट्रांजिशन पीरियड है वो 1 साल है। और जो ऑडिट कमेटी है वो ऑफ कोर्स एक्ट करेगी इन अकॉर्डेंस ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेफरेंस जो कि स्पेसिफाइड है राइटिंग में बोर्ड की दी हुई है। ठीक है, 3 मिनिमम बताए हैं। मेजॉरिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड और अंडरस्टैंड करने वाली होनी चाहिए और इंडिपेंडेंट वाले डायरेक्टर्स होने चाहिए मेजॉरिटी में, और वो बोर्ड के अनुसार ही काम करेगी। उसके बाद है एक्ट्स ऑफ ऑडिट कमेटी, recommendations फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स ऑफ कंपनी। कि जो ऑडिट कमेटी है वो क्या करती है, ऑडिट कमेटी बताएगी कि भाई हाँ हम रेकमेंड कर रहे हैं कि आप ऑडिटर्स को इनको रख लो, उनकी रेमुनेशन क्या होनी चाहिए। और फिर वो ये भी कहेंगे कि भी जो टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट हैं रिव्यू करेंगे, मॉनिटर करेंगे ऑडिटर्स की इंडिपेंडेंस को और परफॉर्मेंस को, इफेक्टिवनेस को, ऑडिट प्रोसेस को। ठीक है, और एग्जामिनेट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ठीक है, और अप्रूवल करेंगे ट्रांजैक्शंस ऑफ कंपनी। ठीक है, विद रिलेटेड पार्टीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई आरपीटी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होती हैं तो इसमें ऑडिट कमेटी का अप्रूवल चाहिए चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद है सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। कोई आपको मॉडिफिकेशन करनी है तो वो भी वही करेंगे। कोई स्क्रूटनी करनी है आपको इंटर कॉर्पोरेट लोन्स की, कोई इन्वेस्टमेंट्स की, वो भी इनका काम है। वैल्यूएशन करना, अंडरटेकिंग्स का वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑफ द कंपनी, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। ठीक है, और रिस्क मैनेजमेंट और मॉनिटर करना एंड यूज फंड्स का रेज कर रहे जो पब्लिक ऑफिस का। ठीक है, अब मैं अगर आपको इस पे लर्न करवाऊं, ऑडिट कमेटी एज द नेम सजेस्ट, कैसे लर्न करोगे आप कि जो ऑडिट कमेटी है भाई ये रेकमेंड करेगी। पहले तो सबसे पहले आप रेकमेंडेशन से शुरू कर दोगे कि जो ऑडिट कमेटी होती है ना वो रेकमेंड करती है किसको, भाई ऑडिटर्स का, कि इनको रख लो। रेकमेंड करेगी तो उनका रेमुनरेशन और टर्म्स भी बताएगी। किसी को रख रहा है तो रिव्यू भी करेगी कि इंडिपेंडेंस की, ये तो नहीं वो इंडिपेंडेंस उसकी इफेक्टेड हो। परफॉर्मेंस भी देखेगी ऑडिट की और एग्जामिनेशन भी करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन भी उनको अप्रूव भी करेगी। सब्सिक्वेंट कुछ मॉडिफिकेशन होगी वो भी करेगी। और अगर उनको इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल जो है, रिस्क मैनेजमेंट है, मॉनिटर करना पड़े एंड यूज ऑफ फंड्स रेज टू द पब्लिक ऑफर्स, स्क्रूटनी करनी पड़े इंटर कॉर्पोरेट लोन्स की, अंडरटेकिंग की वैल्यूएशन करनी पड़े वो भी करेगी। ठीक है, उसके बाद है ये इन्होंने अनलिस्टेड कंपनीज बताई हैं जहां पर जरूरत नहीं है।
अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिट कमेटी की, इसमें है ज्वाइंट वेंचर, होली ऑन्ड सब्सिडरी और है डोरमेंट कंपनी। ठीक है, उसके बाद है कि जो ऑडिट कमेटी है, ऑडिट कमेटी में कॉल फॉर द कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर्स अबाउट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द स्कोप ऑफ द ऑडिट। और जो ऑडिट कमेटी है रिव्यू करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, उनकी सबमिशन को टू द बोर्ड से पहले। और जो ऑडिट कमेटी है शुड हैव द अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट इनटू एनी मैटर इन रिलेशन टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस। और जो ऑडिट कमेटी है वो अथॉरिटी है उनके पास इन्वेस्टिगेट करना। और जो ऑडिट कमेटी है हैव द पावर टू ऑब्टेन द प्रोफेशनल एडवाइस। ऑफ कोर्स ऑडिट कमेटी जो है वो प्रोफेशनल एडवाइस भी ले सकती है एक्सटर्नल सोर्सेज से, और इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है अपना कोई मैटर जो भी उनको रिलेटेड पार्टी से लगता है, क्योंकि उनको अप्रूव करना होता है ना। और जो ऑडिटर्स होते हैं और केएमपी होते हैं उनको राइट टू बी हर्ड इन द मीटिंग्स ऑफ द ऑडिट कमेटी। और जो कंपोजिशन है वो डिस्क्लोज करेंगे वो बोर्ड की रिपोर्ट पर। जो अगर अगर जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी है वो नहीं मानी तो आपको उसका विद रीजंस बताना पड़ेगा कि क्या चक्कर है, क्यों नहीं माना आपने। फिर उसके बाद हमारा विजन मैकेनिज्म। विजन मैकेनिज्म में हमारा बेसिकली ये है कि अगर कोई गड़बड़ है, कुछ कंप्लेंट है, तो आप क्या कर सकते हो, लिस्टेड कंपनीज के लिए इन्होंने मतलब आप अपनी ग्रीवियंसेस को एड्रेस कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये इनके लिए है, लिस्टेड कंपनीज के लिए तो है ही है, वो कंपनीज के लिए भी है जो कि एक्सेप्ट करती हैं डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, वो कंपनीज जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती हैं पब्लिक से। और फिर है कंपनीज विच हैव बोरोड मनी फ्रॉम द बैंक्स, या फिर पब्लिक नहीं से तो बैंक से या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। और यहाँ पर इन्होंने लिमिट दे दी है एक्सेस ऑफ 50 करोड़। पब्लिक में लिमिट नहीं दी इन्होंने, बैंक्स और बोरोड मनी में लिमिट दे दी है 50 करोड़ से ज्यादा की। तो विजन मैकेनिज्म एक चैनल है जहाँ पर जो डायरेक्टर्स और जो एम्प्लॉयज हैं वो रिपोर्ट कर सकते हैं मैनेजमेंट को अबाउट द कंसर्न कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ अनएथिकल बिहेवियर है। फंक्शंस क्या होंगे इसमें, एड्रेस करेंगे अपनी ग्रीवियंसेस, अपनी शिकायतें बताएंगे, और सेफ गार्ड कर जाएंगे वो उनका विक्टिमाइजेशन की, जहाँ पर वो विक्टिम बन रहे हैं वहां से उनका वो सेफ गार्ड हो जाएंगे वहां से। और प्रोवाइड करेंगे डायरेक्ट एक्सेस टू चेयरपर्सन ऑफ द ऑडिट कमेटी। और एक्शन लेंगे अगेंस्ट फ्रिवोलस कंप्लेंट्स फाइल्ड। अगर कोई फालतू में कोई ऐसे ही ऐसी कंप्लेंट्स फाइल कर दी तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद है ऑडिट कमेटी और आरपीटी जो कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का था, मैंने आपको पहले भी बताया था। अप्रूवल लेनी पड़ती ही है ऑडिट कमेटी। इफ यू हैव द ऑडिट कमेटी, आपकी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, देन यू विल हैव टू टेक द अप्रूवल फ्रॉम द ऑडिट कमेटी। और यहाँ पर जो अप्रूवल है सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स के लिए होगी, ऐसी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, सारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स के लिए होगी। और ऑमनीबस अप्रूवल होगी। ठीक है, ऑमनीबस अप्रूवल होगी। उसके बाद है कि जो ट्रांजेक्शन होगी कंपनी की विद द रिलेटेड पार्टी विदाउट ऑब्टेनिंग द, अगर आपने सपोज आपने ट्रांजेक्शन कर लिया और आपने अप्रूवल ली नहीं, तो क्या होगा, तो आपको देखना होगा कि क्या जो अमाउंट है वो 1 करोड़ से ज्यादा है या अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है। अगर तो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो कोई बात नहीं, रेटिफाई करवा लो 3 महीने में ऑडिट कमेटी से, और जा बच्चा तेरा भला होगा। मतलब कोई टंटे वाली बात ही नहीं है, 3 महीने दे दी रेटिफिकेशन के लिए। लेकिन अगर 1 करोड़ से ज्यादा है ना तो रेटिफिकेशन नहीं होगी, तो अप्रूवल ही लेना पड़ेगा मतलब आपको। ठीक है, और अगर आपने वहां पर 3 महीने में रेटिफिकेशन नहीं ली, अमाउंट 1 करोड़ से कम थे और आपने रेटिफिकेशन नहीं करवाया 3 महीने में, तो वॉइडेबल होगी एट द ऑप्शन ऑफ द ऑडिट कमेटी। भाई अब तो उनकी चलेगी ना, आपने रेटिफिकेशन भी नहीं करवा रहे, ज्यादा साने बन रहे हो है, तो ज्यादा शानपनी नहीं चलेगी, इसलिए भाई ऑडिट कमेटी को इज्जत देना सीखो। और जो ट्रांजेक्शन हैं होल्डिंग और सब्सिडरी के, उसके ऊपर ये क्लॉज नहीं अप्लीकेबल होगा। ठीक है, एनआरसी। और अगर मैं स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी की बात करूं, एनआरसी मतलब नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी। यहाँ पर भी सेम वही इंडिपेंडेंट ऑडिटेड कमेटी, ऑडिट
कमेटी वाली प्रोविजंस हैं वही की वही सारी, कि पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़, आउटस्टैंडिंग एक्सीड 50 करोड़, सेम सारी वही है। और यहाँ पर है, लेकिन इन्होंने दे दिया कि ऑडिट कमेटी में तो हमने क्या करा था, मिनिमम 3, यहाँ पर भी मिनिमम 3 है, ठीक है। एनआरसी में भी मिनिमम 3 है, और 3 से ज्यादा तो हो ही सकते हैं, ऑफ कोर्स मिनिमम बता रही हूँ मैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे, और जितने भी होंगे ना, वहां पर हमने मेजोरिटी की थी इंडिपेंडेंट की, यहाँ हाफ है, कि वहाँ वहाँ मेजोरिटी थी, यहाँ हाफ कर दिया इंडिपेंडेंट होंगे। फंक्शंस क्या है इनके, आइडेंटिफाई करना कोई क्वालिफाई क्वालिटी पर्सोनल को कि कौन डायरेक्टर बनने योग्य है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन डायरेक्टर्स का। ऑडिट कमेटी बेसिकली दे वर टॉकिंग अबाउट द ऑडिटर्स ओनली, यहाँ पर ये डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। फॉर्मुलेट पॉलिसी टू इंश्योर दैट रेम्युनरेशन इज रिजनेबल है और अट्रैक्टिव भी है, फिक्स भी है, परफॉर्मेंस बेस्ड भी है। और पेनल्टी है, अगर ऑडिट कमेटी के लिए आपने कुछ गड़बड़ की है या फिर एनआरसी और एसआरसी में, तो 5 लाख कंपनी पर और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर 1 लाख, ठीक है। और हाँ, अगर कोई ग्रीवियंस थी, ठीक है, उसको रिजॉल्व कर दिया गया, उसको फॉलो नहीं किया गया, तो नहीं कहेंगे कि आपने कॉन्ट्रवेंशन कर दी सेक्शन की, ठीक है। उसके बाद आ जाओ स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी। इसमें क्या है, तो चैप्टर इतने बड़े बड़े हैं। स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी में कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1000 शेयर होल्डर्स या डिवेंचर होल्डर्स या डिपॉजिट होल्डर्स, सिक्योरिटी होल्डर्स किसी भी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर शेल कंस्टिट्यूट द एसआरसी। उसका जो चेयरमैन होगा वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा। थोड़ा सा रह गया है चैप्टर, काफी हो गया है। मैं नेक्स्ट रिविजनरी वीडियो में इसको कवर अप करती हूँ। थैंक यू सो मच। हमारा नेक्स्ट स्टार्टिंग टॉपिक रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस का होगा, जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज रिवाइज दिस अभी। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मैं इस वीडियो को अभी वाइंड अप कर रही हूँ। इसका रिविजनरी वीडियो पार्ट 2 बनाऊंगी मैं, वहां पर आप बाकी चैप्टर रिवाइज करना। ओके, बाय।